नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर। इस टॉपिक में जो समझने लायक चीज़ है वो ये कि एक पावर एम्पलीफायर क्या होता है और पावर एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर से किस प्रकार से अलग है। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या होता है और फिर बाद में हम देखेंगे कि लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर क्या होता है। देखिए, एक तो होता है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर जिसमें एम्पलीफायर के इनपुट पर आप जो सिग्नल लगाते हैं वो होता है स्मॉल। मान लीजिए ये कोई छोटा एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, इसको हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर लिखते हैं तो ये हो जाएगा SSA। इसके इनपुट पर मैं एक सिग्नल लगाता हूँ जो कि फ्यू मिली वोल्ट का है, और जब यहाँ से हम इसको डीसी पावर देते हैं और इनपुट में हम ये सिग्नल लगाते हैं तो आउटपुट में आपको लार्ज सिग्नल मिलता है कुछ वोल्ट का, या हो सकता है मिली वोल्ट का मिले लेकिन ज़्यादा वैल्यू का मिलेगा। सपोज ये 1 मिली वोल्ट है तो हो सकता है कि ये 100 मिली वोल्ट का हो या फिर ये 1 वोल्ट का हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो कि स्मॉल सिग्नल को लार्ज सिग्नल में परिवर्तित करता है उसको कहते हैं लघु संकेत प्रवर्धक या स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। और ये काम वो करता है आउटपुट इनपुट पर, या यूं कहें कि जो ट्रांजिस्टर है उसको जब हम डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये करता क्या है, इस डीसी पावर को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है एसी पावर में। तो इनपुट में जो सिग्नल आ रहा है वो तो है आपका एसी, आउटपुट में जा रहा है वो भी है एसी। तो ये क्या करता है, इस डीसी पावर को, ये जो सिग्नल है इस डीसी पावर को एब्जॉर्ब करेगा और आउटपुट में आपको बढ़ा हुआ सिग्नल देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है वो इनपुट से जो एसी सिग्नल आ रहा है और जो पावर सप्लाई में आपने डीसी लगा रखा है इस डीसी को एब्जॉर्व करके आउटपुट में आपको बढ़ा हुआ सिग्नल देता है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या होते हैं। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर हमेशा यूज़ आएगा अगर आपने सिग्नल कौन सा लगाया है, स्मॉल यानी मिली वोल्ट का लगाया है या फ्यू, या इससे भी थोड़ा बड़ा कह सकते हैं लेकिन वोल्ट रेंज में नहीं आएगा, वो छोटा ही सिग्नल होगा। तो एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के इनपुट पर हमेशा स्मॉल सिग्नल ही आना चाहिए, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। क्या होगा अगर एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के इनपुट पर आप वोल्ट रेंज का सिग्नल लगा दें बड़ा सा, क्या आपको आउटपुट मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा लेकिन वो मिलेगा डिस्टॉर्टेड यानी कि विकृत। तो डिस्टॉर्टेड आउटपुट जो आपको मिलेगा वो किसी काम का नहीं है हमारे, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे की एक थ्योरी है जो कि आपको समझनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्यू पॉइंट की थ्योरी। तो ट्रांजिस्टर की जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सभी ने पढ़ी है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ हम लेते हैं कलेक्टर करंट और यहाँ हम लेते हैं VCC, जो आप VC लिखो या VCC लिखो, जो आप एक सप्लाई लगाते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। तो जो आउटपुट आता है वो कुछ कुछ इस प्रकार का आता है, ये आपने पढ़ा है। अलग अलग बेस करंट पर इस प्रकार का आपको जो है आउटपुट मिलता है। और आपने ये पढ़ा होगा कि ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं हम कट ऑफ रीजन, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता है। और ये जो रीजन है ये वाला डैश डैश के बाद में ये मैं जो क्रॉस यहाँ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, ट्रांजिस्टर बहुत अधिक काम करता है या हैवीली वर्क करता है। तो कट ऑफ रीजन में तो ट्रांजिस्टर चालू ही नहीं होता है, और सैचुरेशन रीजन में अगर ट्रांजिस्टर जा रहा है इस रीजन में तो ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इस वजह से वो जल भी सकता है। इसलिए ट्रांजिस्टर को हमेशा कट ऑफ रीजन और
सैचुरेशन रीजन के बीच में ही यूज़ लेना होता है, और वो रीजन है ये वाला रीजन, यहाँ से यहाँ तक का ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम एक्टिव रीजन। ये है आपका एक्टिव रीजन। तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम में लेना चाहिए, जिससे कि आउटपुट सिग्नल जो है हमें उसमें डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है। तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम डीसी लोड लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं या उससे समझ सकते हैं। तो डीसी लोड लाइन क्या है आपका, ये तो आपका आईसी जैसे बताया, ये है आपका वीसीसी। तो आईसी करंट की देखो, जब वीसीसी जीरो है यहाँ पर, जब वीसीसी जीरो है तो आईसी की मैक्सिमम वैल्यू जो ये हैंडल कर सकता है ट्रांजिस्टर वो यहाँ आएगी, या जब वीसीसी मैक्सिमम है तो उस केस में आईसी की जो मिनिमम करंट आएगी जीरो के आसपास वो यहाँ है। तो इन दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक लोड लाइन खींचते हैं, वो ये है डीसी लोड लाइन। ठीक है, डीसी लोड लाइन इसको बोलते हैं डीसी लोड लाइन। इस डीसी लोड लाइन के ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, और ये अगर कट ऑफ रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है, तो इनके एक्सट्रीम पॉइंट जो होंगे, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच में अगर ट्रांजिस्टर वर्क करता है, जिसको मैं डार्क करके बता रहा हूँ, तो ट्रांजिस्टर कभी जलेगा नहीं, सिग्नल कभी डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। समझ गए? जैसे कि मान लीजिए मैं क्यू पॉइंट को यहाँ लेता हूँ, इस पॉइंट पर, यहाँ ये हमारा क्यू पॉइंट है, और मैं सिग्नल लगा रहा हूँ यहाँ से इनपुट पर, स्मॉल सिग्नल ये इतना। तो जब ये सिग्नल का ये वाला पोर्शन आएगा तो ये क्यू पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, ये क्यू पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। लेकिन क्योंकि स्मॉल सिग्नल है तो इसकी रेंज इतनी ही है, तो क्यू पॉइंट इस दो एक्सट्रीम पॉइंट दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में ही रहेगा। तो आपका जो आउटपुट मिलेगा आपको यहाँ से, वो डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। समझ गए? और जो करंट मिलेगी वो भी रेंज में होगी, तो डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्यू पॉइंट है आपका, वो अगर डीसी लोड लाइन के एक्टिव रीजन में रहे तो आपका जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड नहीं मिलेगा, और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एम्पलीफाई होके मिलेगा और बिना डिस्टॉर्शन के। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के बारे में आपने थोड़ा समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को, या जिसको पावर एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो ये क्या है? एक्चुअल मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ गुप्ता कुमार की बुक से, तो आप ये सिलेबस, ये जो टॉपिक है आपका जो सिलेबस का, ये वहाँ से आप देख सकते हैं। ये यूनिट आपकी 9 है, ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर्स, उसी में से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम के लिए आप चाहे तो कई सारी किताबें आती है, उनमें से कोई एक किताब ले लीजिए और उसमें से आप नोट्स बना सकते हैं। टॉपिक मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेन आपका उद्देश्य समझना वो आपका पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि पावर एम्पलीफायर अलग होते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर से, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर तो होता है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, और जो पावर एम्पलीफायर होता है वो होता है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है, तो इसका यूज़ क्या है, तो वो चीज़ एक समझने की है। और पावर एम्पलीफायर से हमेशा पहले स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर या वोल्टेज एम्पलीफायर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं वो इस डायग्राम से आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल है पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कि चुनाव प्रचार अभी जैसे चल रहे हैं, है ना, तो चुनाव में क्या होता है कि माइक से व्यक्ति बोलता है और लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसमें ये जो माइक से व्यक्ति बोलता है और लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये पावर एम्पलीफायर कैसे काम करता है वो देखिए। तो लाउड स्पीकर तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, मैं यहाँ पर माइक्रोफोन बना रहा हूँ, ये आपका माइक्रोफोन हो गया जिससे कि आप बात करेंगे। तो ऑडियो सिग्नल को माइक्रोफोन किस में कन्वर्ट करता है? वेरी फ्यू माइक्रो वोल्ट के आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, है ना। तो यहाँ तो आपका ऑडियो सिग्नल आ रहा है। ऑडियो सिग्नल की रेंज कितनी होती है आप जानते हैं सभी लोग, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज।
तो ये स्मॉल फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है या ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। इस फ्रीक्वेंसी का जब सिग्नल किसी माइक्रोफोन के इनपुट पर हम देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, स्मॉल सिग्नल मिलता है। यहाँ इस जैसे मैंने छोटा सा बनाया सिग्नल माइक्रो वोल्ट का मान लो या फ्यू पॉइंट्स में मिली वोल्ट में मान लो, तो ये आपका माइक्रो वोल्ट का सिग्नल यहाँ पर आपको मिला। मैं इसको ये सब हटा के बता देता हूँ आपको। तो जो आपका सिग्नल है स्मॉल सिग्नल वो आपको यहाँ मिला। देखिए ये आपका माइक्रोफोन हो गया, यहाँ पर आपने ऑडियो सिग्नल दिया और यहाँ पर आपको क्या मिला, स्मॉल सिग्नल मिला। अब ये स्मॉल सिग्नल जो होता है इसके अंदर करंट की वैल्यू भी बहुत कम है और वोल्टेज की वैल्यू तो है ही कम, माइक्रो वोल्ट के आसपास की रेंज की होती है। तो किसी पावर एम्पलीफायर को या किसी लाउड स्पीकर को, पहले ये समझ लीजिए कि लाउड स्पीकर जो है वो हमेशा हाई करंट पे चलता है या हाई पावर पे चलता है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। अगर आप एक लाउड स्पीकर पर सीधा ही माइक्रोफोन को जोड़ के चलाएं तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो माइक्रोफोन का आउटपुट है वो माइक्रो वोल्ट का है और करंट तो लगभग जीरो ही है, बहुत कम है ना, तो ये लाउड स्पीकर को नहीं चला पाएगा। तो लाउड स्पीकर को चलाने के लिए हमें उसको हाई पावर देनी पड़ती है। तो हाई पावर के लिए हम पावर एम्पलीफायर यूज़ लेते हैं। लेकिन पावर एम्पलीफायर की एक खासियत है कि पावर एम्पलीफायर, ये जो पावर एम्पलीफायर आपको यहाँ दिख रहा है, इसका इनपुट हमेशा लार्ज होना चाहिए। इसकी खासियत है कि इसका इनपुट लार्ज होना चाहिए, इनपुट वोल्टेज है ना। तो इनपुट वोल्टेज जब लार्ज होगा तब ही आउटपुट में आपको ये हाई पावर का सिग्नल दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर ये जो दो वोल्टेज एम्पलीफायर, दो या तीन है ना, तो मल्टी स्टेज पावर एम्पलीफायर लगाते हैं। और इसको लगाने से क्या होगा कि आउटपुट में आपको सिग्नल हाई मिलेगा और हाई सिग्नल से पावर एम्पलीफायर रन होगा और आउटपुट में आपको फिर से ऑडियो सिग्नल मिलेगा। और कौन सी रेंज का मिलेगा, वही रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो देखिए एक बड़ा जोरदार सिस्टम है कि इनपुट पर आप दे रहे हैं ऑडियो सिग्नल और आउटपुट पर लाउड स्पीकर पे भी आपको मिल रहा है ऑडियो सिग्नल। लेकिन बीच में ये जो एक आपको पूरा दिख रहा है सिस्टम, ये है आपका ये है आपका पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। ओके, ये चीज़ है। तो पावर एम्पलीफायर का जो मेन उद्देश्य वो ये है कि स्मॉल सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट करना है ना, तो ये चीज़ है। तो एक चीज़ आपको समझ में आई गई है कि पावर एम्पलीफायर को रन करने के लिए हमें वोल्टेज एम्पलीफायर की जरूरत है ना। तो अगर यहाँ आपने स्मॉल सिग्नल लगा रखा है ये माइक्रोफोन के द्वारा इस जगह स्मॉल सिग्नल, तो इसको स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, ये वोल्टेज एम्पलीफायर का हो या स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का हो एक ही चीज़ है। ये इसको थोड़ा बड़ा करेगा सिग्नल को यहाँ, और एक और वोल्टेज एम्पलीफायर लगाया, हो सकता है ये माइक्रो वोल्ट को मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हो और ये मिली वोल्ट को कुछ वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हो यहाँ पर इसके आउटपुट में। तो इसके बाद में ये आउटपुट में आपको यहाँ पर लार्ज सिग्नल मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर का दूसरा नाम है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो ये चीज़ हो गई। तो मैंने आपको बेसिक थ्योरी इसकी बता दी है कि ये करता क्या है ना। तो बस एक चीज़ जो पावर एम्पलीफायर करता है वो जो वोल्टेज सिग्नल है उसको तो ज़्यादा चेंज नहीं करता, बस करंट की वैल्यू को बढ़ाता है। और वो ये करता कैसे है वो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि ये पावर एम्पलीफायर है तो हम इसको रन करने के लिए डीसी सोर्स से जोड़ेंगे बाहर से, क्योंकि डीसी सोर्स से जोड़ेंगे तो फिर से क्यू पॉइंट इसका एक्टिव रीजन में आएगा और यहाँ पर हम सिग्नल देंगे तो ये आउटपुट में आपको बड़ा सिग्नल देगा। तो यानी एसी सिग्नल को ये यहाँ पर एसी के रूप में ही दे रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है डीसी के द्वारा। ये कहे कि ये डीसी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको एसी में कन्वर्ट करेगा और वो एसी इसके साथ में एक तरह से ऐड होके यहाँ पर आपको आउटपुट के रूप में लार्ज सिग्नल के रूप में मिलेगी। तो पावर एम्पलीफायर करता क्या है, जो सोर्स की डीसी है उसको कन्वर्ट करता है एसी के अंदर करंट के रूप में। ठीक है, तो वो पावर एम्पलीफायर की खासियत है कि वो करंट को ही एम्पलीफाई करता है,
वोल्टेज को लगभग वो एम्पलीफाई नहीं करता है। तो आगे मैं इसको एक टेबल से समझा दूंगा कि ये कि किस प्रकार से जो है एम्पलीफिकेशन करता है। तो आगे चलते हैं। तो एक तो होता है ऑडियो पावर एम्पलीफायर होता है, एक होता है रेडियो पावर एम्पलीफायर। कोई ज़्यादा विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप देख लेना कि ऑडियो पावर एम्पलीफायर वो होते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करते हैं। और जो रेडियो पावर एम्पलीफायर है उसकी रेडियो पावर का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसको ये एम्पलीफाई करता है। इतना ही आपको याद रखना चाहिए। फिर आपका जो क्लासिफिकेशन है, जो पावर एम्पलीफायर है वो तीन प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। फिलहाल एक जो टेबल आपको दे रखी है कि एक वोल्टेज एम्पलीफायर और एक पावर एम्पलीफायर में अंतर क्या है, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करें तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जो केवल वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। और जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होता है उसका ये फॉर्मूला आप रट लो, क्योंकि ये फॉर्मूला डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली जिनका सब्जेक्ट्स होता है उनको ये फॉर्मूला डिराइव करना होता है। आपको सिर्फ ये याद करना है। इसको याद करने का तरीका है कि ये वोल्टेज गेन है ए वी, और ये रिलेट करता है करंट गेन ए आई से, और यहाँ होता है लोड रेजिस्टेंस और डिवाइड में इनपुट रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ए वी इक्वल टू ए आई आर एल अपॉन आर आई। ए आई को हम लिखते हैं बीटा से। ए आई लिखो, किसी किसी किताब में ए आई लिखा रहता है, किसी किताब में बीटा लिखा रहता है। तो ये सेम चीज़ है, क्योंकि बीटा भी क्या है, आई सी अपॉन आई बी, करंट का एम्पलीफिकेशन। और ए आई भी वही होता है, आई बी अपॉन आई सी अपॉन आई बी। तो जहाँ बीटा लिखा है वहाँ आप ए आई भी लिख सकते हैं। और आर सी जो है वो, या तो देखो लोड रेजिस्टेंस को स्पेसिफाई किया गया है आर सी के द्वारा, कि जो आपका आर सी है, आर सी क्या होता है, कलेक्टर करंट, कलेक्टर रेजिस्टेंस। और वहीं पर हम लोड, वहीं से आप सिग्नल निकालते हैं, उसको हम लोड रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। तो आर एल लिखो या आर सी लिखो, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं। तो ये चीज़ हो गया। तो फॉर्मूला है कि करंट वोल्टेज में एक रिलेशनशिप का, तो वो आपको याद रखना चाहिए। फिर आगे है कि अगर मुझे हाई वोल्टेज एम्पलीफिकेशन चाहिए, मुझे कि दीर्घ वोल्टता प्रवर्धन करवाना है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक चीज़ आपको समझ लेनी है कि जो स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर है या वोल्टेज एम्पलीफायर है, उसका जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है वो हमेशा थिन होता है। तो ये थिन बेस होगा। अगर आपको ट्रांजिस्टर बीटा ग्रेटर देन 100 के लिए आप यूज़ ले रहे हैं, तो इसका बेस जो है उसकी थिकनेस कम होगी। जबकि पावर एम्पलीफायर में देखेंगे तो इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज मेड थिकर। उसका कारण क्या है कि जब स्मॉल ट्रांजिस्टर यूज़ लेते हैं तो उसमें करंट बहुत कम होती है, तो करंट कम होगी तो ट्रांजिस्टर जलेगा नहीं। इसलिए बेस की थिकनेस कम ली जा सकती है, क्योंकि बेस बहुत पतला है तो वहीं जलने की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि पावर एम्पलीफायर में क्या होता है, करंट की वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, तो बेस अगर पतला होगा तो जल जाएगा ट्रांजिस्टर, इसलिए उसका बेस मोटा रखते हैं। तो बेस अगर मोटा रहेगा तो वो करंट को हैंडल कर पाएगा, करंट यानी चार्जेस को हैंडल कर पाएगा। तो इसलिए उसका बेस मोटा रखा जाता है। अब आप ये सोचिए कि अगर बेस बड़ा हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर की साइज़ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो बढ़ेगी। तो इसलिए साइज़ ऑफ द ट्रांजिस्टर इज मेड कंपैरेटिवली लार्ज। तो ट्रांजिस्टर की साइज़ जो होती है पावर ट्रांजिस्टर की, वो बड़ी होती है ताकि वो हीट को हैंडल कर सके। जबकि यहाँ पर जो साइज़ होती है ट्रांजिस्टर की वो बहुत छोटी होती है इन केस ऑफ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। फिर इनपुट रेजिस्टेंस जो है आपका इनपुट रेजिस्टेंस जो है इन केस ऑफ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर वो भी लो होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आर सी, है ना। और यहाँ देखिए कलेक्टर रेजिस्टेंस इज मेड लो, है ना। और इनपुट रेजिस्टेंस जो है, एक मिनट, तो यहाँ जैसे कि बता रहे हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो लो होना चाहिए लोड रेजिस्टेंस या कलेक्टर लोड आरसी से। जबकि यहाँ पर इस केस में जो लोड रेजिस्टेंस आरसी है वो छोटा रहता है पावर एम्पलीफायर के केस में। और बाकी चीज़ें जो है वो इनपुट वोल्टेज जो है वो लो होगा, पावर आउटपुट लो होगा स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के केस में।
और पावर एम्पलीफायर के केस में ये दोनों ही हाई होते हैं, क्योंकि कलेक्टर करंट भी हाई होगी, इनपुट वोल्टेज भी हाई होगा, पावर आउटपुट भी हाई होगा। और एक चीज़ जो आरसी की केस में है कि यहाँ पर कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है वो लो रखा जाता है, ये आपको समझना चाहिए कि कलेक्टर रेजिस्टेंस लो रखा जाता है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो इसको यूज़ लिया जाता है, या रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल या रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक, इसका यूज़ लेते हैं लोड पर। आप इसको देखेंगे जब मैं आगे और पढ़ाऊँगा, उसमें ये चीज़ें आएगी। अगला इसी के अंदर एक टेबल दे रखी है, आप वो टेबल समझ लेना कि बीटा यानी करंट गेन जो है पावर एम्पलीफायर के केस में जो है 20 to 50, और आरसी की वैल्यू देखिए लो रखी जा रही है। इनपुट वोल्टेज देखिए यहाँ पर पावर एम्पलीफायर के केस में हाई है, पावर आउटपुट भी हाई है, कलेक्टर करंट भी हाई है, और आउटपुट इम्पिडेंस लो है, क्योंकि हमें कपलिंग करानी है वहाँ से। और इसका कारण क्या है वो हम यहाँ नीचे समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या है कि आपका आर सी जो है या आर ई है वो कम होना चाहिए। आर ई को हम कम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आर सी को कम करने के लिए चॉक कॉइल को यूज़ ले सकते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है कि वी सी सी जो आप लगा रहे हैं यहाँ से, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ये आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट है। ठीक है, सिंपल सा एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट है जो फिक्स्ड बायस पर काम करता है, या पोटेंशियोमीटर बायस सर्किट जो है इसमें लगा रखा है बाइसिंग के लिए। तो ये आपका जो सप्लाई है डीसी सप्लाई, ये पावर कहाँ का डिवाइड हो रही है, तो वो आप देखिए वी सी सी इक्वल टू, एक तो ये ड्रॉप वोल्टेज का यहाँ होगा, एक वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ हो रहा है, और एक वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ होगा, तो ये तीनों सीरीज़ में, तो इनको आप ऐड कर लें। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वी सी सी इक्वल टू आई सी। अब देखो जहाँ पर भी आई सी आ रही है उसके साथ में क्यू लगाया जा रहा है, क्योंकि हम क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन में सेट करके ये काम कर रहे हैं। तो वी सी सी इक्वल टू आर सी इंटू आई सी क्यू, ये टर्म हो गई। फिर वी सी ई क्यू हो गया, और फिर तीसरा टर्म आर ई इंटू आई सी क्यू। तो वोल्टेज तीनों ऐड हो गए। अब इसको रीअरेंज किया इक्वेशन नंबर 1 के रूप में हमने इसको लिखा। फिर आप देखिए पावर टेकन फ्रॉम सोर्स यानी कि आपका डीसी पावर सप्लाई, तो उससे पावर कितनी है कि पावर पी बराबर वी इंटू आई, तो वी सी सी इंटू आई सी क्यू, तो पावर आ गई। डीसी पावर दैट गोज टू ट्रांजिस्टर, डीसी पावर कितनी ली, तो वी सी ई क्यू इंटू आई सी क्यू। समझ रहे हो, क्योंकि क्यू पॉइंट जहाँ पर होगा वहीं से हम काउंट करते हैं डीसी पावर को और वोल्टेज को। अब ये दो चीज़ आपके सामने आ गई। अब आगे क्या है देखिए, व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिग्नल लगा रहे हैं इनपुट पर, यहाँ सिग्नल लगाएंगे तो आपको यहाँ आउटपुट पर कुछ सिग्नल मिलेगा। वैसे 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा, क्योंकि कॉमन एमीटर है, तो इसको हम चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ये सिग्नल इस तरह से 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ में आपको मिलेगा, ये चीज़ है। तो वी सी सी यूजलेस पावर जो कह रहा है, यूजलेस पावर, देखिए पावर एमिशन एक अलग चीज़ है, पावर डिसिपेशन एक दूसरी चीज़ है। जब भी मैं इनपुट पर कुछ सिग्नल लगा रहा हूँ, क्या वो पूरा पूरा सिग्नल आउटपुट मिलता है? नहीं मिलता। तो उसमें जो लॉसेज होंगे वो लॉसेज हम कैसे निकालें, तो वो लॉसेज कैसे निकलेगा, तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ देखिए आप इस जगह कि पावर टेकन फ्रॉम सप्लाई से इसको कितनी पावर मिली है, और पावर दैट गोज टू ट्रांजिस्टर में कितनी पावर गई है, उनका अंतर निकालोगे तो पावर लॉस मिल जाएगा, यानी पावर कितनी खर्च हो रही है या वेस्ट जा रही है वो आ जाएगा। तो वी सी सी इंटू आई सी क्यू तो हो गई वो पावर जो इसने सप्लाई से ली, और वी सी ई क्यू इंटू आई सी क्यू ये हो गई जो पावर इस ट्रांजिस्टर ने या एम्पलीफायर ने ली है, एब्जॉर्ब करी है। तो इनका अंतर निकालेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन। तो पावर लॉस कितना हो रहा है, आर सी प्लस आर ई की वैल्यू पर डिपेंड करता है। आर सी और आर ई की वैल्यू को अगर मैं कम कर दूं तो मेरा ये पावर लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि आर ई को मैं कम नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये फिक्स्ड बायस सर्किट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आर ई को हम कम नहीं कर सकते, तो इसलिए आर ई को छेड़ते ही नहीं है, आर सी को कम कर सकते हैं। तो आर सी को कम करने का तरीका क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल लगाओ या चौक लगाओ। तो यहाँ पर आर सी को रिप्लेस कर देते हैं हम एक कॉइल के द्वारा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या कि आपका जो पावर जो वेस्ट जा रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी।
है ना। तो ये चीज़ है। तो अगले टॉपिक में हम जो है क्लास ए क्लास बी पावर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, वैसे लेक्चर बहुत लंबा हो गया है।